हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। और आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लिए हैं जो अपने, जैसे कोई पिक दे रखी होती है ना, उस फोटो के नीचे क्वेश्चन लिखा होता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है ना, वो वाले क्वेश्चन। लेकिन वो सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। देखो होता क्या है, ये हिस्ट्री है, इतिहास है, और इतिहास का मतलब है बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस। लेकिन खूब सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ नॉलेज के लिए होती है, कभी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इसलिए बिल्कुल मेरे पे ट्रस्ट करना, जो सिलेक्टिव चीज़ होगी जो एग्ज़ाम में आएगी उन क्वेश्चंस को मैं लूँगा। जितने भी नोट्स हैं परफेक्ट नोट्स हैं, उनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, रत्ती भर भी नहीं पढ़ना। अगर वो पढ़ लो फिर आप टेस्ट दे दो, आपका क्या एवरेज रहता है, अब फिर कोई टाइम हो तो फिर कोई देख लेना। हालांकि वो क्वेश्चन जो जितने मैंने एक दो जो भी लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सिर्फ देखने के लिए होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये था जो अपन ने मगध पढ़ा था, पार्ट 1 में पढ़ा था ना, तो मगध, ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन था जो वहीं पर लिखा हुआ था, और ये इसके चांस है बोर्ड के एग्जाम आने के, कि मगध की सत्ता के विकास के लिए आरंभिक और आधुनिक लेखकों ने क्या क्या व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं, ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है, भिन्न है, या फिर मगध साम्राज्य के उत्थान के कोई 2 महत्वपूर्ण कारण बताइए। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। यानी व्हाट आर द डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय अर्ली राइटर्स एंड प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस फॉर द ग्रोथ ऑफ मगध्स पावर, या फिर गिव 2 रीजन्स फॉर द राइज ऑफ मगध एम्पायर, कि मगध एम्पायर के कोई उत्थान के, प्रोग्रेस के कोई 2 मतलब अपन को रीजन्स बताने। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं अपन। बहुत ही पॉइंट बना के मैंने आंसर 4 लिखे, हालांकि कारण पूछे 2 ही थे, लेकिन आपको क्योंकि अपन 3 नंबर की तैयारी लेके चलेंगे, लास्ट इससे बड़ा क्वेश्चन आ नहीं सकता, और जितना एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वो तो आंसर होना ही होना चाहिए। तो देखो, आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार मगध की सत्ता के विकास के जो कारक है, मेन जो कारण है या फैक्टर, वो ये हैं। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट हिस्टोरियंस द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स डेवलपमेंट ऑफ मगध एम्पायर, कि मगध का जो सत्ता है उसका विकास कैसे हुआ, उसके 3-4 कारण है। पहला कि मगध का प्रदेश बहुत उपजाऊ था। द रीजन ऑफ मगध वॉज वेरी फर्टाइल। अगर कोई भी चीज़ फर्टाइल होगी तो वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, कृषि अच्छी होगी, और कृषि पैदावार अच्छी होगी तो सीधी सी बात है उस देश का, उस प्रदेश का, उस रीजन का डेवलपमेंट होना सीधी सी बात है 100% होगा। दूसरा, मगध में लोहे की खानें थी, खाने बोल दो चाहे खदानें बोल दो, इतना बड़ा अगर आयरन निकलता है कहीं पर तो क्या टेंशन है। तो मगध में लोहे की खानें सरलता से उपलब्ध हो जाती थी, और लोहे की उपकरण और हथियार बनाना इससे ईजी हो गया। तो ईजिली लोहा मिल गया। अब लोहे से आपको पता है ट्रेनें बनती है, लोहे से वेपन्स बनते हैं, लोहे से हर चीज़, कितनी सारी लोहे से चीज़ें बना सकते हैं अपन। तो इन सब में लोहा ईजिली मिल जाता था, तो ईजिली काम ईजी हो गया। इन मगध आयरन माइंस वर ईजिली accessible and provided resources for tools and weapons। तीसरा, मगध के जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे। ये और बड़ा कारण था, जो जंगली क्षेत्र है मगध के, वहाँ पर इजीली हाथी मिल जाते थे, हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के लिए, आपको पता है उस टाइम पर सेना के लिए हाथी कितने महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि युद्ध जो है, युद्ध के टाइम पर हाथी बहुत काम आते हैं। दूसरी बात, कितना भी भारी सामान ढोने के लिए भी हाथी काम आते हैं। तो ये सब चीज़, हाथी अगर ईजिली वहाँ मिल गए तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट का अच्छा ऑप्शन था। Elephants were found in forest region of Magad, which were an important component of army, जो कि आर्मी के लिए, मिलिट्री के लिए बहुत ही हेल्पफुल थे। 3 पॉइंट हो गए। और चौथा पॉइंट है, गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता और सुलभ होता था। गंगा नदी का और उसके पास में जो उपनदियाँ थी, ट्रिब्यूटरीज थी, उनके आसपास का जो आवागमन था वो सस्ता था, और जब सस्ता होगा तो इजीली काम अपन आना जाना कर सकते हैं। ठीक है, तो द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड अ मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। ये 4 मेन कारण थे। अब ये आप चाहो तो अलग से लिख सकते हो, इसी थोड़ा, अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के लिख देना ज़्यादा बढ़िया है, कि जो हमारे आरंभिक इतिहासकार हैं, आरंभिक इतिहासकारों के अनुसार मगध की सत्ता के विकास के कारण, ये 1 मार्क्स में अलग से भी आ सकता है, और अगर एक साथ क्वेश्चन आ जाता है तो अपन को ये सारी बात लिखनी है। ये देखो, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू अर्ली हिस्टोरियंस द रीजन्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मगध, ये हेडिंग रहेगी। और अलग से अगर क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क्स में कि आरंभिक इतिहासकारों के अनुसार मगध की सत्ता के विकास के क्या कारण रहे, तो आरंभिक जैन और बौद्ध इतिहास, हालांकि मैंने ये फर्स्ट पार्ट में ये बात लिख दी थी, लेकिन इसके आंसर में भी इस बात को लिखना है कि आरंभिक जैन और बौद्ध इतिहासकारों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध तथा महत्वाकांक्षी शासकों की नीतियां मगध के विकास के लिए उत्तरदायी थी। हालांकि ये बात अपन लिख चुके हैं पार्ट 1 में, लेकिन इसके आंसर में भी इसको जोड़ देना ताकि एक शानदार आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब मतलब क्योंकि ये नीतियों का मतलब है
पॉलिसियाँ, जैसे हमारी गवर्नमेंट है अभी की, अगर गवर्नमेंट एट प्रेजेंट की गवर्नमेंट अगर अच्छी नीतियाँ लाती है, पॉलिसियाँ लाती है, तो उस देश का या उस रीजन का, उस कंट्री का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। वही चीज़ है कि ये सब 4 कारण के अलावा ये भी रहा था कि जो आरंभिक जैन और बौद्ध इतिहासकार ये कहते हैं कि उस टाइम पर बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे राजा हुए जिनकी पॉलिसियाँ, नीतियाँ बहुत शानदार थी, इस वजह से भी इस मगध का जो है डेवलपमेंट हुआ, ये चीज़ है। ठीक है, तो यानी कि एज पर द अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन हिस्टोरियंस द पॉलिसीज ऑफ द फेमस एंड एम्बिशन रूलर्स लाइक बिंबिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मनंद वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मगध। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अपना कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो 4 पॉइंट लिख के छोड़ देना, और ये अलग से इसको ज़रूर याद करना है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपना ये क्वेश्चन मैंने मिड से लिया है, जो राजगीर की, जो एक बार मैं पिक दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखो, ये राजगीर की जो है, ये राजगीर के किले की जो दीवार है, थोड़ी सी उतनी अच्छी साफ नहीं, क्लियर नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये जो दीवार खड़ी की जाती थी, ये जगह जगह दीवारें जो खड़ी की जाती थी, इन दीवारों का निर्माण क्यों किया गया? राजगीर के किले मतलब फोर्ट, जैसा राजा का किला होता था, उस किले के चारों ओर, हालांकि क्वेश्चन बहुत बेसिक है लेकिन जानना जरूरी है, इस किले के चारों ओर ये दीवारें क्यों खड़ी की जाती थी। क्वेश्चन ठीक था, ये आपके स्टार्टिंग में आपको 2nd, 3rd, 4th पेज पे, शायद 3rd, 4th पेज पे पिक दिख जाएगी, तो वहाँ से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अपन देख लेते हैं। तो देखो कि प्रारंभ में क्वेश्चन ये रहेगा कि राजगीर के किले की दीवार का निर्माण क्यों किया गया, यानी वाई वर दीज वॉल्स ऑफ राजगीर बिल्ट, क्यों बनाई जाती थी। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो देखो, प्रारंभ में राजगीर है ना, वो मगध महाजनपद की राजधानी थी। 1 नंबर तो यही तैयार हो गया 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि जो राजगीर है वो मगध महाजनपद की राजधानी थी, कैपिटल थी। 1 मार्क्स में क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, तो इनिशियली राजगीर वॉज द कैपिटल ऑफ मगध महाजनपद। फिर पहाड़ियों के बीच बसा राजगीर एक किलेबंद शहर था। पहाड़ियों के बीच में चारों ओर पहाड़ियाँ थी, और किलेबंद का मतलब होता है बीच में किला और चारों ओर किलेबंदी, मतलब पहाड़ियाँ होगी तो वो उस एकदम कवर हो गया। तो राजगीर वॉज फोर्टिफाइड सेटलमेंट लोकेटेड अमंग हिल्स, पहाड़ियों के बीच में था, और किलेबंद शहर में राजा, मंत्रियों तथा प्रमुख अधिकारियों के निवास स्थान बने हुए थे। ठीक है, इसके यहाँ पर किन किन के निवास स्थान थे? राजा, मंत्री और उसके जो भी ऑफिसर थे, प्रमुख मंत्री अधिकारी जो थे। द फोर्टिफाइड सिटी हाउस द रेजिडेंस ऑफ द किंग, मिनिस्टर्स एंड चीफ ऑफिशियल्स, जो भी ऑफिसर होते थे उनके। यहाँ अनेक सैनिक टुकड़ियाँ भी रहती थी। ठीक है, मैनी ट्रूप्स ऑल्सो लिव्ड हियर, या फिर लिख सकते हो मिलिट्री कैंप्स लिख सकते हो। ठीक है, और इस प्रकार राजगीर राजनीतिक, सैनिक, राजनीति का मतलब जहाँ पर सारे पॉलिटिशियन रहते हो, सैनिक का मतलब जहाँ मिलिट्री कैंप हो, आर्थिक का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां यहाँ पर बिल्कुल एक केंद्र बना हुआ था। जितनी भी कल्चरल एक्टिविटी होती थी वह सब यहाँ पर होती थी। तो दस राजगीर बिकम द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज। देयरफॉर द वॉल्स वाज बिल्ट अराउंड द सिटी टू प्रोटेक्ट राजगीर फ्रॉम द एनिमी। इसलिए क्या कहेंगे अपन कि राजगीर शत्रु से रक्षा के लिए शहर के चारों ओर दीवार का निर्माण किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लेवल का बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लेंगे, बाकी कोई मतलब नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन था कि वहाँ की जो जनता थी, अभी लूँगा मैं आगे, शायद वो पांडे जी करके उनके कोई और वहाँ के राजा थे, उनकी जनता थी तो उनको कुछ गिफ्ट वगैरह जनता देती, तो गिफ्ट का क्या करते थे, ऐसे कोई वो बड़ी बात नहीं है। गिफ्ट क्या क्या कर, ऐसे क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है, वहाँ पर माता खपाना कोई मतलब का नहीं है, इसलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, ये भी हमने मिड से ही लिया है। सिंह शीर्ष, ये जो आपको पिक में दिख रहा होगा, शहर जैसा बना हुआ सिंह शीर्ष। ठीक है, तो यानी कि इसको अपन कह देंगे लॉ इन कैपिटल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट टुडे। तो ये सिंह शीर्ष आज महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? हालांकि आप सबको पता है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट माना जाता है, फिर भी क्या पता आंसर नहीं लिखना, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसकी पिक दे देंगे, कह देंगे ये क्या है, ये सिंह शीर्ष है, फिर कह देंगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है आज की डेट में। तो देखो, अशोक द्वारा बनवाया गया था, ये तो आपको पता ही है। अशोक द्वारा बनवाया गया था सारनाथ का पाषाण स्तंभ तत्कालीन स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, ये उस टाइम का अशोक के द्वारा बनाया गया। और सारनाथ का पाषाण का मतलब तो जानते हो, मतलब उसके स्तंभ, पाषाण का मतलब एक पिलर, पत्थर जो होता है उसके ऊपर ये स्तंभ यानी कि ये दिख रहा है आपको, इसका पूरा ये पत्थर से बना हुआ है, वो बनवाया गया था। द स्टोन पिलर है ये। ठीक है, स्टोन पिलर का मतलब है पाषाण पत्थर, पाषाण का मतलब पत्थर होता है कुल मिला के समझ लो। स्टोन पिलर ऑफ सारनाथ बिल्ट बाय अशोक इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ दैट टाइम। उस टाइम की स्थापत्य कला का
एक शानदार उत्कृष्ट उदाहरण है जो आज भी हम देखते हैं और हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट आप सब समझते हो। इस स्तंभ के ये जो पिलर जो बना हुआ है, इस पिलर के शीर्ष भाग पर, शीर्ष का मतलब टॉप पर, चारों ओर 1 2 3 और एक पीछे और चारों ओर 4 शेरों की मूर्तियां बड़ी सजीव तथा आकर्षक है, बहुत ही शानदार लगती है। इधर भी शेर है, इधर भी शेर है, इधर भी शेर है, पीछे भी शेर है, ठीक है। स्टैच्यूज ऑफ 4 लॉइंस बिल्ट ऑन द टॉप पार्ट, टॉप मतलब शीर्ष पे, जो देख लो ऊपरी पोर्शन पर बनी हुई है। एंड 4 टॉप पार्ट ऑफ द पिलर आर वेरी लिवली एंड अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक अट्रैक्टिव है। और शेर के नीचे पत्थर पर 4 धर्मचक्र, बिल्कुल इसके ऊपर देखो, ये दिख रहे होंगे आपको 4 ये राउंड वाले धर्मचक्र बने हुए हैं। और 4 बीच में ये पशु नजर आ जाएंगे आपको, 1 ऐसा एक चक्र, फिर पशु, फिर चक्र, फिर पशु। तो 4 धर्मचक्र हैं और 4 पशु, घोड़ा, शेर, हाथियों, बैल के चित्र आपको नजर आएंगे। द 4 धर्मचक्र्स एंड 4 एनिमल हॉर्सेज लॉइन, एलिफेंट एंड बुल वर इंस्क्राइब्ड ऑन द स्टोन बिलो द लॉइन, ठीक है। ऊपर तो शेर, शेर के नीचे ये पोर्शन है। एज इट इज याद करना है आपको, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। और अशोक के सिंह शीर्ष को भारत सरकार ने राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया है, ये तो अपन को पता ही है, ठीक है। इन द लॉइन कैपिटल ऑफ अशोक हैज बीन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द स्टेट एम्बलम, ठीक है। ये हमारा राज्य चिन्ह है हमारे देश का, और ये हमारी शूरवीरता, शांति प्रियता तथा एकता का प्रतीक है। इट इज सिंबल ऑफ आवर ब्रेवरी, पीस लविंग एंड यूनिटी, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि सिंह शीर्ष को आज इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दैट इज वाई द लॉइन कैपिटल इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट टुडे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, कैसा भी आ सकता है कि धर्मचक्र कहाँ बना हुआ है, कि सिंह जहाँ शेर है उसके नीचे बना हुआ है, या फिर धर्मचक्र के ऊपर शेर है, ऐसा मतलब कैसा भी क्वेश्चन आए, या फिर एज इट इज ही आ जाए तो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका हो जाएगा। फिर है सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे, ये भी मिनट से क्वेश्चन लिया है। मेगास्थनीज ने विवरण दिया था, यानी मेगास्थनीज डिस्क्रिप्शन, उसके अनुसार आपको ये बताना है कि जो सम्राट के अधिकारी होते थे वो क्या क्या काम करते थे, ठीक है। हो सकता है 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन ठीक हो जाए कि साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमिका मापन का काम करते थे। जैसे भूमिका मापन आज की डेट में कौन करता है, पटवारी करता है, ठीक है। तो उस टाइम पर वही होता था। कुछ रिवर्स की नदियों की देखरेख करता था, ठीक है। द ग्रेट ऑफिसर ऑफ स्टेट सम सुपरिटेंडेंट द रिवर्स, मेजर द लैंड, और कुछ ज़मीन को नापने का काम करते थे। सेकेंड पॉइंट, यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड भी देते थे। शिकारियों का भी यही काम करते हैं, और जो अच्छा करेगा उसको इनाम या दंड भी मिलता था, जो गलत करेगा उसको दंड मिलेगा। द सेम पर्सन हैव चेंज ऑल्सो द हंट्समैन एंड आर इंटरेस्टेड विद द पावर ऑफ रिवार्डिंग और पनिशिंग देम अकॉर्डिंग टू देयर डेजर्ट। जैसा शिकार करते थे, जो अच्छा शिकार करता था, अच्छा निशाना लगाता था, उसको इनाम मिलता, वरना हालांकि आजकल तो शिकार करना बैन है, लेकिन पहले की बात है। तीसरा, टैक्स, कर का मतलब टैक्स, रेवेन्यू, ये कर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसाय जितने बिजनेस है उनका निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारी, जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं, खनन वाले, खुदाई उदाई करने वाले, इन सब का निरीक्षण करने का काम भी सम्राट के अधिकारी करते हैं। आज की डेट में यही करते हैं, हमारे सब के लिए भी ये सारे अफसर ही होते हैं। गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की सरकार होती है, सरकार में तो मंत्री हो गए, और मंत्रियों के बाद फिर ऑफिसर होते हैं, ठीक है। सारे अफसर होते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, उनका वो काम करते हैं। द कलेक्ट ऑफ टैक्सेज एंड सुपरिटेंड द ऑक्यूपेशन कनेक्टेड विद लैंड एज दोज ऑफ द वुड कटर्स, द कारपेंटर्स, द ब्लैकस्मिथ्स एंड द माइनर्स, ये सब काम इनका होता था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए ये अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, हाथी कैसे पकड़े जाते हैं, हाथी पकड़ने का उपाय देखो। आपको पता है जो कुछ हाथी बहुत खूंखार होते हैं, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि उस टाइम पर हाथी जो पकड़ने के क्या उपाय हो सकते थे, या फिर किस उपाय से हाथियों को पकड़ा जाता था। तो सेना के लिए हाथी पकड़ना, ये जो अर्थशास्त्र बुक है उसके अनुसार, उस अर्थशास्त्र बुक के अंदर विवरण दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो वो 2 मार्क्स में आ सकता है। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, सेना के लिए हाथी पकड़ना कैसा सिस्टम था, हाथी कैसे पकड़ते थे। कैप्चरिंग एलिफेंट फॉर द आर्मी अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र, ये हेडिंग रह जाएगी। तो देखो, हाथी वनों के संरक्षक, यानी कि जो गार्ड होते हैं ना, जो वहाँ की फॉरेस्ट की देखभाल करने वाले लोग होते हैं, वो हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, और जो बाउंड्री की रक्षा करते हैं सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों, महावत मतलब भी हाथी होते हैं, महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथिनियों की मदद से
साथ में हथिनियाँ भी रखते थे। जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए जो मलमूत्र है, गोबर वगैरह जो करते थे, उनको पहचानते हुए कि इस इलाके में ये गोबर किया है, इसका मतलब यहाँ कहीं पास में कहीं होगा, छुपा होगा, उसे पकड़ने का काम करते थे। तो ये सब मिलके हाथियों को पकड़ पाते थे, ठीक है। यानी गार्ड्स ऑफ एलिफेंट फॉरेस्ट असिस्टेड बाय दोज हु आर रियर एलिफेंट, दोज हु इंचेन द लेग्स ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है, दोज हु गार्ड ऑफ बाउंड्रीज, दोज हु लिव इन फॉरेस्ट as well as by those who nurse elephants shall with the help of 5 or 7 female elephants to help in tethering wild ones, ठीक है। trace the whereabouts of heads of elephant by following the course of urine and ducts left by elephant, जो भी वो मलमूत्र इनका त्यागते थे, गोबर वगैरह, यूरिन वगैरह, उसकी सुगंध से या उसको जो किया हुआ उसको देख के पहुंच जाते थे। कुछ यूनानी स्रोत भी हैं, मतलब कुछ यूनानियों के अनुसार वो ये कहते हैं, यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास में 6 लाख पैदल सैनिक और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। ये कहीं नोट लिख देना 2 मार्क्स। हालांकि उपाय तो इतना ही है, हाथी पकड़ने का उपाय तो कंप्लीट हो गया, इस हिसाब से हाथी को पकड़ते थे। लेकिन इसी से जुड़े हुई एक बात लिखी हुई थी, क्या पता कोई क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स में। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है ये, क्योंकि इसमें खूब सारे लोग तो इस अतिशयोक्ति मानते हैं, इसको बात मानते भी नहीं है कि इतना कोई होता है क्या। लेकिन हाँ, 1 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आ जाए कभी, नॉलेज भी बढ़ेगा, क्योंकि अपन इतिहास ऐसे ही तो पढ़ते हैं कि उस राजा के पास में 30,000 सैनिक थे, 30,000 हाथी थे, ये सब बातें वही चीज़ है। तो अकॉर्डिंग ग्रीक सोर्स द मौर्यन रूलर हैड स्टैंडिंग आर्मी, तो लगभग 6 लाख, ठीक है, 6 लाख फुट सोल्जर्स और 30,000 कैवलरी एंड 9,000 एलिफेंट उसके पास में थे। ये यूनानी स्रोत है, यानी ग्रीक सोर्स है, यूनानी जो कुछ बातें लिखी गई, सोर्स छोड़ के गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है। बाकी इसका आंसर इतना ही है 2 मार्क्स के लेवल का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसकी बात कर रहा था मैं, पांड्य सरदार। पांड्य सरदार सेनगुत्तुवन, नाम क्या था, सेनगुत्तुवन की वन यात्रा। द पांड्य चीफ सेनगुत्तुवन विजिट द फॉरेस्ट, ये वन में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो ये तमिल महाकाव्य है, उसके अंदर ये बातें लिखी हुई है। पांड्य सरदार थे सेनगुत्तुवन, ये जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चला, हमें पता चला तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द तमिल एपिक शिल्पादिकारम। तो एग्जाम में पहली बात तो ये कि शिल्पादिकारम क्या था, एक तमिल महाकाव्य था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसमें किन के बारे में लिखा हुआ है, पांड्य सरदार सेनगुत्तुम की फॉरेस्ट यात्रा के बारे में लिखा हुआ है, जंगल की यात्रा, वन की यात्रा के अंदर लिखा हुआ क्या कि जब एक दिन क्या हुआ कि वन की यात्रा कर रहे थे, कौन, ये सेनगुत्तुवन, तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे, ठीक उसी तरह जैसे कोई पराजित लोग विजयी का आदर करने के लिए जाते हैं। जैसे लोग हार जाते हैं तो जो जीता हुआ होता है उसकी रेस्पेक्ट, जैसे अपन देखते होंगे आप कि कोई एमएलए जीत जाता है ना, हालांकि उसको कुछ लोग वोट नहीं देते, लेकिन जैसे ही वो जीत के रैली करने के लिए आता है तो हर कोई उसको माला पहनाते हैं, आइए सब, हालांकि उसने वोट नहीं दिया हो, लेकिन फिर भी क्योंकि वो जीत के आया है, उसे पता है सरकार का मंत्री बन जाएगा या फिर सरकार का एमएलए, अब ये राज करेगा यहाँ पर, तो उसके लिए वो सेम लाइक दैट वैसा ही ये वहाँ पर गए थे। तो एक जैसे ऐसा इतना सम्मान या इसका मतलब वो किया, वेलकम किया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई हारे हुए लोग हैं और विजय का जो जीता हुआ है उसका आदर रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो व्हेन ही विजिटेड द फॉरेस्ट पीपल केम डाउन द माउंटेन सिंगिंग एंड डांसिंग, ठीक है, जस्ट एज द डिफेक्ट शो रेस्पेक्ट टू द विक्टोरियस किंग, जैसे कोई राजा जीत के आया हो उस अकॉर्डिंग इसका मान सम्मान कर रहे थे। वे अपने हाथों में उपहार लाए, कुछ गिफ्ट लेके आए, जिनमें किंग सो डिड दे बिंग गिफ्ट्स, कौन कौन से गिफ्ट लेके आए, हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चमर, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च, ये सब सारे घर का सामान उठा के ले आए। हालांकि ये सब आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, कोई 2-3 याद हो जाए तो भी बहुत है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें मार्क्स नहीं करते, क्योंकि 3-4 बातें ही लिख दोगे तो भी सफिशिएंट है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दो तो फिर मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आइवरी, फ्रैगमेंट वुड, फैंस मेड ऑफ द हेयर ऑफ डियर, हनी, रेड ऑकर, शैडो सैंडलवुड, रेड एंट्रीमनी, टर्मरिक, ठीक है, कार्डमन, पेपर, ये सब एक्सेट्रा लेके आए। और क्या लेके आए, वे अपने साथ में नारियल भी लेके आए, आम भी लेके आए, जड़ी बूटी भी लेके आए, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते, सब ले आए। जो भी वहाँ होता था वो सारे लेके आए कि भी राजा है, बस सब कुछ दे दो इनको, जो जैसी श्रद्धा है, ठीक है। दे ब्रॉट कोकोनट, मैंगोज, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स, ऑनियंस, सुगर कैन्स, फ्लावर्स, एरेका नट, बनानास, बेबी टाइगर्स, मतलब बच्चों जो शेर के जो
क्या नाम उनके, बाघों के बच्चे होते हैं वो, लॉयंस, एलिफेंट्स, मंकीज, बियर, डियर, मस्क डियर, सब जितने भी चीज़ें थी, बोलने वाले तोते, पिकक्स, सब कुछ जो भी इनके पास में था वो पांडे सर। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बीच में दिया हुआ था तो मैंने सोचा कि देख लेते हैं एक बार नॉर्मली, लेकिन क्योंकि अलग से बॉक्स बना के दे रखा है तो अपन थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि ऐसा आ जाता है कि जो सैन गुत्तुवन था वो कौन था, तो पांडे सरदार था। दूसरी बात ये भी आ जाता है कि ये क्या है, ये नाम दे देंगे कि शिल्पाधिकारम क्या है, तो एक तमिल महाकाव्य है। तो ये सब पढ़ोगे तो इससे आपको थोड़ा जुड़ जाओगे कि हाँ ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं नहीं जा सकता, इसलिए लिखा है, बाकी कोई खास नहीं है। ये भी एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ये डायग्राम तो आपने अपनी बुक में देखा ही होगा, एक कुषाण सिक्का है। ये क्या है, एक कुषाण कॉइन है, जो अपने कल कुषाणों के बारे में पढ़ा भी था कि वो अपने आप को देवी मानते थे ना, भगवान के रूप का मानते थे, वो चीज़। तो ये कुषाण सिक्का है और इसका जो अग्रभाग है यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसको बोलते हैं कनिष्क, और जिसका पीछे का भाग है, पृष्ठ भाग है, उसको बोलते हैं देवता, रिवर्स क्या बोलते हैं, डेइटी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। कह देंगे कि इसका अग्रभाग क्या कहलाता है, कनिष्क, इसके पीछे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, तो देवता कहलाता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है क्योंकि ये अपने कल पढ़ा भी था, क्योंकि अपने आप को वो देवता मानते थे, भगवान के रूप मानते थे, इसलिए उन्होंने सिक्कों के भी, मैंने कल कहा भी था ना कि उनकी मूर्ति कला से, उनके सिक्कों से, स्कल्पचर्स हैं, कोइन से, इन सब ये पता चलता है कि वो वाकई अपने आप को देवता के रूप तुल्य मानते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति। अब यहाँ से 100% कितना शानदार ये चैप्टर है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से। प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, ये इसी का नाम है। प्रयागराज जैसे नाम इलाहाबाद है ना, वैसे ही प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, दोनों एक ही बात है। इंपॉर्टेंट ज़्यादा आता है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, लेकिन सेकंड नाम भी याद कर लें, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, यानी प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि इसके रचयिता कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता है हरिशेन। न जाने कितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। द ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति वॉज हरिशेन, पहली बात तो ये। और हरिशेन कौन थे, वो गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के राज कवि थे, मतलब उसके दरबार के कवि थे। समझ में आ गई, उसके दरबार का मतलब है कि गुप्त सम्राट था समुद्रगुप्त, सबसे शक्तिशाली राजा समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त अपने दरबार के इनको राज कवि रखते थे, इनको हरिशेन को। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहली बात तो ये, हरिशेन कौन थे या फिर हरिशेन किसके राज कवि थे, तो हरिशेन समुद्रगुप्त के राज कवि थे। यानी कि हु वॉज द रॉयल पोइट ऑफ एम्परर समुद्रगुप्त ऑफ द गुप्त डायनेस्टी। ठीक है, हालांकि समुद्रगुप्त तो वो तो अपन को पता ही कि गुप्त वंश नाम से ही पता चला, समुद्रगुप्त मतलब गुप्त वंश था उनका, गुप्त डायनेस्टी थी। और सेकंड क्वेश्चन मैंने कहा प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता, तो वो थे हरिशेन, यानी कि इसके ऑथर कौन थे, ऑथर थे हरिशेन। बहुत टॉप लेवल के नोट्स है, बहुत जब इसलिए तो कहा जाता है कि जिसकी एनसीईआरटी में पकड़ है उसकी नौकरी पक्की है। और दूसरी बात, प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किस में लिखी गई है, तो ये संस्कृत में लिखी गई है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रयाग प्रशस्ति वॉज रिटन इन संस्कृत। ठीक है, तीसरा, प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के जीवन, सीधी सी बात है, समुद्रगुप्त के राजकवि थे कौन, हरिशेन, तो किन के बारे में लिखेंगे, अपने राजा के बारे में लिखेंगे। तो राजा कौन था, समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त के जीवन, उसने कौन कौन से जीत हासिल करी है, वो उसके कौन कौन से व्यक्तिगत कुछ गुण हैं, मतलब वो कैसा था, कैसा उसका नेचर था, वो सब, तत्कालीन राजनीतिक दशा उस टाइम पर कैसी, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, कैसे वो राज करता था, क्या पावरफुल लीडर था नहीं था, आदि के बारे में जानकारी मिलती है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन अगर आ जाए कि प्रयाग प्रशस्ति पर टिप्पणी लिखिए या फिर प्रयाग प्रशस्ति क्या है, तो ये 3 पॉइंट बना के शानदार आंसर लिखना है। ठीक है, यानी कि फ्रॉम प्रयाग प्रशस्ति वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्त लाइफ, विक्ट्रीज, पर्सनल क्वालिटीज़, देन पॉलिटिकल कंडीशन एक्सेट्रा, हमें इस प्रयाग प्रशस्ति के अंदर नॉलेज मिलता है। 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, और वो ये हैं कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ समुद्रगुप्त इन प्रयाग प्रशस्ति, मतलब प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की और कौन कौन सी चारित्रिक विशेषताएं हमें देखने को मिलती है अलग से अगर आ जाए। हालांकि ये तो अपने बात लिख दी ये वाले कि इसके अंदर समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन क्या क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं अपन। कि उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि इस धरती पर समुद्रगुप्त का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, पहली बात तो ये लिखी हुई इसके अंदर। ही वॉज विदाउट एन एंटागोनिस्ट ऑन अर्थ, ये बात ठीक है, यानी कि इसका कोई भी प्रतिद्वंदी का मतलब है इसके खिलाफ कोई भी नहीं था, ये बात लिखी हुई है उसमें। ठीक है, दूसरा, वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु जो कि भले होते हैं, साधु की समृद्धि और असाधु जो बुरे होते हैं इसके विनाश के कारण है। ठीक है,
यानी कि वे परमात्मा पुरुष है और साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण है। ये बात भी इसमें लिखी हुई है। बिल्कुल हम भी जानते हैं जो अच्छा है उसको तो परमात्मा का मिलन होगा, परमात्मा का रूप का माना जाता है, और जो असाधु है जो बुरा है उसको विनाश होना ही होना है। तो ही इज़, हालांकि बुक में ऐसा लिखा हुआ था, आप चाहो तो ब्रैकेट हटा सकते हो, ये तो बुक में एज इट इज जैसा एनसीईआरटी बुक में है वैसा मैंने जानबूझ के लिखा है। ही इज पुरुष द सुप्रीम बीइंग, ठीक है, बीइंग द कॉज ऑफ द prosperity of good and the destruction of bad, he is incomprehensible। ये भी आप इसको ब्रैकेट वाली चीज़ को हटा सकते हो। फिर वे अगेय हैं, ठीक है, अगेय मतलब जिसको अपन मतलब जान नहीं सकते, जिसको अपन ज्ञात नहीं कर सकते। उनके कोमल हृदय और को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। मतलब इसको अपन जीत नहीं पाएंगे ऐसे तो, लेकिन हाँ अगर आप सॉफ्ट बातें करोगे, प्यार से बात करोगे, आप उसकी भक्ति मतलब तरीके से बात करोगे, विनय और रेस्पेक्ट के साथ में आप उसका वश में कर सकते हो, वरना समुद्रगुप्त को कोई जीत नहीं सकता। ये लिखी हुई बात है। वे करुणा से भरे हुए हैं, बड़े प्यार से भरे हुए हैं, और वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। ये बातें लिखी हुई। ही इज़ वन whose tender heart and can be captured only by devotion and humanity. He is possessed of कमीशन, ही इज गिवर ऑफ मैनी 100,000 ऑफ काउज। ये सब बातें उसके समुद्रगुप्त की लिखी हुई है। दूसरा, उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई हैं। बिल्कुल सही है। ये बात भी है कि गरीबों की बहुत मदद करते थे, जो विरहणीय हैं उनकी मदद करते थे। ये सब पीड़ित जो भी है उन सब के लिए उद्धार करते थे। हिज माइंड, ये अपने माइंड में, उनके मस्तिष्क में ये सब बातें थी। तो हिज माइंड हैज़ रिसीव्ड ceremonial initiation of for uplift of miserable, the poor, the orphan and the suffering. He is equal to the goods, ठीक है। कुबेर दो गॉड ऑफ वेल्थ, ये अपन देखेंगे अपन कुबेर के बारे में भी, कि वे देवताओं में कुबेर जो कि धनदेव होते हैं, वो वरुण जो समुद्रदेव होते हैं, इंद्र जो वर्षा के देवता होते हैं, यम जो मृत्यु के देव होते हैं, इन सब के तुल्य हैं। ये बातें इसमें मतलब ज़बरदस्त तरीके से समुद्रगुप्त का बखान किया हुआ है। तो इक्वल, ये तो हो गया अपना कुबेर हो गया था गॉड वेल्थ, वरुण ही गॉड ऑफ ओशियन, इंद्र गॉड ऑफ रेन्स, और जो यम है वो द गॉड ऑफ डेथ। इन सब के तुल्य, इनके सब के बराबर जो है समुद्रगुप्त को दिखाया गया प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। तो टॉप लेवल के 3 पॉइंट आपके इसमें हो गए हैं, शानदार। पहली बात तो ये क्वेश्चन बनेगा अगर प्रयाग प्रशस्ति का, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर प्रयाग प्रशस्ति का ये भी क्वेश्चन बनता है कि समुद्रगुप्त की कुछ बातें बताओ, तो दोनों ही क्वेश्चन शानदार अपने हो गए। फिर ये आपको एक फोटो या पिक दे रखी थी अपने उसमें, और आपसे ये कहा कि ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि ये एक राजा की मूर्ति है। आप कैसे कह सकते हो कि राजा की मूर्ति है, ठीक है। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स इन द स्कल्पचर दैट सजेस्ट दैट दिस इज एन इमेज ऑफ ए किंग। तो इसके 3-4 कारण हैं कि मूर्ति को निरंकुश एवं गौरवपूर्ण मुद्रा में दिखाया गया है, बिल्कुल एकदम शांत तरीके से इसको दिखाया गया है, बड़े तरीके से आइडियल के तौर पर दिखाया गया है। द आइडियल इज शोन इज एन ऑटोक्रेटिक एंड प्राउड पोस्चर, तो ये दिखाया गया है। उसके एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में म्यान है। ही होल्ड्स ए स्वॉर्ड इज वन हैंड एंड शर्त इज एन अदर। उसकी वेशभूषा एकदम राजाशाही लग रही है। देखो उसको ड्रेसिंग सेंस अगर अपन देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, देखो एक हाथ में तो ये रही तलवार है ना, ये और म्यान रही, दोनों दूसरे हाथ में म्यान रहेगी, ये है। और म्यान जानते हो ना, जिसको तलवार के अंदर रखा जाता है, वो म्यान होती है, ठीक है। और वेशभूषा तो देखने पता चल रहा है कि राजाशाही वेशभूषा, ड्रेसिंग सेंस बड़ा ही शानदार रॉयल है। तो इन सब की वजह से हम कह सकते हैं कि जो मूर्ति है, ये मूर्ति पक्की बात है, ये मूर्ति किसी राजा की या किंग की है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन 2 मार्क्स में लेवल का। और एक है, ये भी मिड से उठा है, गुजरात की सुदर्शन झील, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके बारे में अगर आपसे पूछे, सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। कृत्रिम का मतलब होता है जिसको अपन खुद बनाते हैं, आर्टिफिशियल। द सुदर्शन लेक वॉज एन आर्टिफिशियल रिजर्व। हमें इसका ज्ञान कब हुआ कि सुदर्शन झील का कब पता चला, तो 2री शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख था। पाषाण का मतलब पत्थर का लिखा अभिलेख था, उससे होता है, ठीक है। वी नो अबाउट इट फ्रॉम ए रॉक इंस्क्रिप्शन 2nd सेंचुरी सी। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि गुजरात की जो सुदर्शन झील है वो किसके लिए बनवाई गई थी। तो पहली बात तो शक शासक था, जैसे कुषाण होते हैं वैसे शक होते हैं, तो शक शासक था रुद्रदमन, उसकी उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए
गुजरात की सुदर्शन झील को बनवाया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपोज्ड टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ द शक रुद्रदमन, ठीक है। इसीलिए देखो ध्यान रखना, ये भूकंप वगैरह से एक बार ये गिर जाएगी, इसका पूरा पानी सब जगह बिगड़ जाएगा, तो रुद्रदमन ही बिना जनता से टैक्स लिए रुद्रदमन इसका वापस से रिकंस्ट्रक्शन करवाएगा, पुनर्निर्माण करवाएगा। किसी भी जनता, ऐसा नहीं कि राजा पहले क्या करते थे, कोई भी निर्माण करवाते, कोई भी जैसे ताजमहल बनवा दिया तो वो कोई अपने घर से थोड़ी बनवा रहा है, वो जनता से टैक्स लेके बनवा दिया। तो ऐसे ही जनता के पैसों से ही लोग करते थे। लेकिन ये रुद्रदमन क्या करेगा, इसका वापस रिकंस्ट्रक्शन करवाएगा, पुनर्निर्माण करवाएगा, लेकिन वहाँ की जनता से एक पैसा भी नहीं लेगा। तो कोई राजा ने जो भी काम करवाया, कोई ऐसा नहीं कर दिया, जनता से टैक्स लेके काम करवाया, ठीक है। तो इस अभिलेख में कहा गया है कि जलद्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। स्थानीय राज्यपाल द्वारा इसका निर्माण किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण ये तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। ध्यान से सुनना। द इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट द लेक with embankments and water channels was built by a loyal governor during the rule of Mauryans. However, a terrible storm broke the embankments and water gushed out of the lake. सब जगह पानी फैल गया। लेकिन अब क्या करेगा रुद्रदमन? रुद्रदमन इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी और इसके लिए प्रजा से टैक्स, अलग से टैक्स नहीं लिया, जो आप दे रहे हो वही दे दो। लेकिन वरना कोई राजा क्या करता, कोई भी चीज़ का आप रिकंस्ट्रक्शन करवाता तो कहता कि आप हर साल वैसे तो आप 10,000 रुपये देते हो, लेकिन इस बार आपको 20,000 देने पड़ेंगे। बोले क्यों? बोले कि हम इस बार इसका वापस निर्माण करवाएंगे, हम इस बार गढ़ बनवाएंगे, इस बार हम एक फोर्ट बनवाएंगे, पैसा ज़्यादा दो। लेकिन इसने जो टैक्स नॉर्मल जो होता था वही लिया, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लिया कि भाई मैं इसका एक्स्ट्रा लूँगा क्योंकि मैंने रिकंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं। जो उसके पास में सेविंग थी उस अपने पैसे से करवाया, बड़ी बात है। रुद्रदमन क्लेम टू गिव to have got the lake repaired using his own resources without imposing any tax on his subjects। चौथा, इसी एक बात और लिख देना लास्ट में, इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख लगभग 5वीं सदी है जिसमें कहा गया कि गुप्त वंश के एक शासक एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। ऐसा और लिखा हुआ है, चाहो तो लिख देना वरना इसकी जरूरत नहीं है कि ऐसा लिखा हुआ है, कोई एक पाषाण खंड मिला है, उस पर एक अभिलेख है जो लगभग 5वीं सदी का लगता है। उसमें एक बात लिखी हुई कि ये तो था शक शासक, रुद्रदमन तो शक था, ऐसा लिखा है। गुप्त वंश का एक रुद्र और हुआ था, गुप्त वंश का एक शासक, गुप्त डायनेस्टी का, उसने भी इसका वापस रिकंस्ट्रक्शन करवाया है। ये भी नॉलेज अपन को इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहाँ पर एक अभिलेख में इंस्क्रिप्शन में बात लिखी हुई है। अनदर इंस्क्रिप्शन ऑन द सेम रॉक जो कि 5th सेंचुरी की लगती है, मेंशन हाउ वन ऑफ द रूलर्स ऑफ द गुप्त डायनेस्टी गॉट द लेक रिपेयर्ड वंस अगेन, एक बार उसने भी मरम्मत या रिपेयर करवाया है। तो ये 4 पॉइंट अपने सुदर्शन झील के बारे में शानदार तरीके से कंप्लीट होते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, धान की रोपाई। धान की रोपाई का मतलब ट्रांसप्लांटेशन जो होता है, जैसे अपन क्या करते हैं कि कहीं पर ज़्यादा जहाँ पानी वगैरह हो हमारे पास, उसमें अपन पहले उसका अंकुरित होने देते हैं, उसके बाद में धान की रोपाई करते हैं। कोई 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो मैंने लिख दिया, साइड में लिखा हुआ था आपकी बुक में। तो धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। यानी कि ट्रांसप्लांटेशन इज यूज्ड फॉर पैडी कल्टीवेशन इन एरिया वेयर वाटर इज प्लेंटिफ, बहुत ज़्यादा पानी हो वहाँ पर। इसमें पहले क्या किया जाता है कि धान के जो बीज होता है ना उसको अंकुरित किया जाता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि जो आप सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाना चाहिए, कि अपन उसको भिगो देते हैं, चने हो गए चाहे अपने क्या नाम उसका दालें हो जो भी होगी, उसको मूंग हो गए, इन सबको भिगो देते हैं। उसके बाद में फिर वो थोड़े अंकुरित हो जाते हैं, 1 दिन के बाद में उसमें थोड़ी थोड़ी जड़ें सी निकल जाती है, उसके बाद में खाने से बेस्ट रहते हैं। तो वैसे ही बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में पौधों की रोपाई की जाती है। जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ पर बीज डाल देंगे, फिर वो अंकुरित हो जाएंगे, फिर वहाँ से उठा के जहाँ पर खेत में नहीं उग पाते वहाँ पर इनकी रोपाई कर देते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में पौध बच जाती है, अतः इससे धान की उपज बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया, अच्छा तरीका है। जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर रह जाके अंकुरित कर लो, उसके बाद में बो दो। हियर सीड्स आर फर्स्ट ब्रॉडकास्ट व्हेन द सैपलिंग हैव ग्रोन, दे आर ट्रांसप्लांटेड इन waterlogged fields. This ensures a higher ratio of survival of sampling and higher yields. इन सब में इसको उगा दिया जाता है। तो बहुत ही शानदार आज की क्लास थी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये वाला। और ज्योग्राफी का जो अपना चैप्टर चल रहा है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहूँगा कि जिसके हिस्ट्री नहीं है, जिसकी ज्योग्राफी नहीं है, फिर भी ये दोनों चैप्टर तो पक्का पढ़ लेना। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, ठीक है।